I'm so sorry, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। हम दोबारा से लाइव आ गए हैं। आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता दें प्लीज़, अगर आपको शो हो रही है वीडियो। ओके, हम कहाँ पर थे? हम जेनेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर हम अब फैट्स के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, और ब्राउन फैट और वाइट फैट्स को। तो ब्राउन फैट की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन फैट जो है वो एक्चुअली आपके अंदर बॉडी में, आपकी बॉडी में हीट की ऑक्सीडेशन करता है। मतलब आप कुछ कहीं भी ऐसे कोल्ड इन्वायरमेंट में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जो बहुत ठंडा ठंडा एरिया है, तो आपकी बॉडी को ये वार्म करने के लिए या आपको हीट प्रोवाइड करने के लिए ये जो है बॉडी के में एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये आपके अंदर फैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वाइट फैट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर फैट की स्टोरेज को इंक्रीज़ करते हैं। सो जब भी आप फिज़िकली एक्टिव हैं या फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई भी, तो वॉकिंग है, आइदर वो रनिंग है या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो जितने ब्राउन फैट्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे, उतने ही आप जो है वो लीन होंगे एज़ कम्पेयर टू ओबेसिटी। ओबेसिटी आपको कम कॉज होगी। अच्छा, सेकंड हम बात कर रहे थे फैट्स की। अगर हम आप बात करते हैं डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स की, रिस्क फैक्टर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी ओबेस कौन से होते हैं और नॉर्मल कौन से होते हैं, ओवरवेट कौन से होते हैं। अब बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 18.5 से 25.5 तक, आप 24.5 तक कह लें कि आप नॉर्मल वेट है और हेल्दी वेट है। उससे आगे अगर आप 35 तक हैं, 30 तक हैं, तो आप ओवरवेट हैं, या 26 तक हैं, ओवरवेट हैं। उसके बाद आप 30 या 35 से वो हेल्थ रिस्क पर आ जाते हैं। तो जो 26 वाले हैं, जिनका जो ओवरवेट है, थोड़े से ओवरवेट है, तो उनके लिए इतना इशू नहीं है। वो थोड़ी बहुत अपनी बेटर डाइट करके या बैलेंस डाइट करके थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी से इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो 30s में है, 27 से 30s पर चले गए हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉपर अपनी जो फैट की सैचुरेटेड फैट्स हैं या कुछ इस तरह की कैलोरी रिस्ट्रिक्ट डाइट्स हैं, उनको तो फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह के फैट्स आप फिर जो है ना एलिमिनेट कर देंगे, जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फैट की स्टोरेज कर रहे हैं। अगर आप 40 BMI और 35 से अबव हैं, तो आप अगर कोई डिज़ीज़ भी ऐसी लिंक कर रही है, तो फिर यहाँ पर आप कुछ अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि आप डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं अब यहाँ पर बात करूँ डाइट्स की, फ़ैट डाइट्स। तो फ़ैट डाइट की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि कोई भी एक ऐसा पैटर्न जो आपको बता रहा है कि सिर्फ इसी को फॉलो करना है, या कोई मॉडर्न मोडेस्टी नहीं है उसमें, तो वो हम फैट डाइट होती है। लाइक अब मैं कीटोजेनिक का बहुत ज़्यादा इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कीटोजेनिक डाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ प्रेफर की जाती है, बहुत ज़्यादा उनको समझ आती है इस डाइट की, वो ज़्यादा इसको पसंद करते हैं हमारे कम्युनिटी के लोग। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो कंटेंट है वो फैट पर रिलाई कर रहा होता है। मॉडरेट अमाउंट में हम इसमें प्रोटीन दे रहे होते हैं, और मिनिमम अमाउंट में हम इसमें कार्ब्स देते हैं। इसमें से हम कार्ब्स को एलिमिनेट करते हैं। तो जब हम कार्ब्स नहीं ले रहे होते बॉडी के अंदर, तो जो हमारी बॉडी का फैट है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है, और जो स्टोर्स हैं वो भी कीटोसिस होती है, फैट्स की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये इसका प्रोसीजर चलता है। इससे क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट में आपको स्टार्ट में कीटोसिस, फ्लू होता है, हेडेक होता है, लेकिन इससे ये है कि आप लेटर ऑन जब इस डाइट को छोड़ते हैं, तो क्या गारंटी है कि दोबारा से आप वेट गेन नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया कि बॉडी की सेट पॉइंट थ्री है। आप दोबारा से जब आएंगे तो आपकी बॉडी, क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि आप कीटो डाइट कर लें, थोड़े टाइम के बाद आप फिर अपना नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं, फिर वेट गेन कर लेंगे, आप फिर से अपनी कीटोजेनिक डाइट पर चले जाएंगे? तो ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल नहीं है। अब अगर मैं ड्रग्स की बात करूँ, जिस तरह की मेडिकेशंस होती हैं, उसमें अक्सर सिब्यूट्रामाइन होती है, जो कि एपेटाइट को, सब इस तरह की जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं, ये एक्चुअली आपकी जो हार्मोन्स और आपके एंजाइम्स हैं, ये इनकी एक्टिविटी को ऑल्टर करने के लिए बनाई जाती हैं। अब अगर जैसे सिब्यूट्रामाइन की मैं बात करूँ, तो ये आपके अंदर बॉडी के अंदर लेप्टिन की उसमें इंक्रीज़ करता है, आपके अंदर एपेटाइट को सप्रेस करता है, एसिटाइटी फीलिंग्स देता है, आपको भूख ना लगे, इस तरह का। लेकिन इसके भी थोड़े बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये उस कंडीशन में दी जाती है जब आप बहुत ज़्यादा स्वेयर ओबीस हो गए हैं और आप रिस्क फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, तो तब ये दी जाती है। लेकिन अगर हम डिज़ीज़ रिलेटेड ओबेसिटी की बात करें, तो डिज़ीज़ रिलेटेड ओबेसिटी में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी डिज़ीज़ की सिविरिटी को कम करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल
अगर हम डिजीज़ रिलेटेड डाइट में इस तरह की डाइट देते हैं, लाइक अ कीटोजेनिक डाइट और इस तरह की डाइट दे देते हैं, तो अब ये तो आपकी फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस का पेशेंट जो है वो ओबीस होता है, तो उसको पहले ज़रूरत है, हम उसको उसके वेट को तो मेंटेन करने की साथ साथ कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको ज़रूरत है कि वो अपने डिज़ीज़ की सिम्टम्स को, उसकी सिविरिटी को कम करे और साथ साथ वो अपने इन फैक्टर्स को लेकर जाए जो कि वेट कंट्रोल करने के हैं। उसके बाद मैं अब एक और प्रोडक्ट का नाम ले रही हूँ। लिस्ट्रैट एक प्रोडक्ट है, वो मेडिसिन है, ओबेसिटी में अक्सर यूज़ होती है। ये क्या करती है, ये बॉडी के अंदर, ये भी आपकी बॉडी में पैंक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करती है। उसके अलावा ये आपकी अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, फैट की अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को कम करती है। इसका ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि ये जब फैट की अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को कम कर देता है, तो उससे हम हमारी बॉडी के अंदर जो हम फैट के एसेंशियल विटामिन्स ले रहे होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। अब उन वो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम विटामिन ए देख लें तो उससे हमारे वीएंस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर वो अब्जॉर्ब ना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो वो उससे हमें बोन्स के इशू आ सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रिकेट्स के बच्चों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हम इसी तरह आप की बात करें तो वो इम्यूनिटी का आपको पैरामीटर्स को अल्टर कर सकता है। तो ये इस तरह की मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ली जा सकती हैं, वैसे आप इन की तरफ मत जाएं। थैंक यू सो मच। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर ली। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स की मैं बात आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत मैजिकल डाइट्स की तरफ जाते हैं, या मैजिकल हमें चाहते हैं कि फ़ौरन से इस तरह की डाइट्स हमें मिल जाएं, या हम लोगों को कोई ऐसी प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि अगर हम सर्जरीज़ करा लें। सर्जरीज़ क्या होती है, लिपोसक्शन होती है, आपकी बॉडी के अंदर फैट की जो एरियाज़ होते हैं उनको थोड़ा सा सक कर लिया जाता है तो आपकी बॉडी पोस्चर में आ जाती है। और दूसरा मेडिकेशंस है, मेडिकेशंस ले आप हमें मेडिकेशंस कुछ इस तरह की बता दें जिससे हमारी ये बहुत मतलब साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको एक बेनिफिट दे रही हैं तो दूसरी तरफ साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में हाईलाइट करना चाह रही हूँ। सेकेंडली हम एक बहुत सारी इस तरह की क्रीम्स हैं, मसाजेस हैं, बॉडी पे मसाज करें। आपकी बॉडी के जितने फैटी एरियाज़ पे लम्प्स बने हुए हैं या कुछ फैटी एरियाज़ कभी आपके बहुत ज़्यादा हैं तो वो आप दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बॉडी के अगर जिन एरियाज़ में फ़ैट की स्टोरेज ज़्यादा है वो हर जगह पे फ़ैट उतना ही स्टोर है। लेकिन अगर आपको कहीं पे लम्प्स नज़र आते हैं तो वो लम्प्स कनेक्टिव टिश्यूज़ के होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ बाइंड होकर मसल्स के अंदर आपकी फैट्स के साथ अटैच होकर या स्टिक हो जाता है, वहाँ पे वो आपको एक लंपी अपीयरेंस देता है। आप उस पर जब मसाज वगैरह या कोई क्रीम करते हैं तो वो फैट कनेक्टिव स्ट्रैंड्स थोड़ा सा वो होते हैं, तो फैट की जो हर जगह पर जो है वो एक तरह की है। फैट्स कहीं पे भी लंपी अपीयरेंस नहीं बनाते हैं। और कुछ इस तरह के भी जिमिक्स हम सुनते हैं कि जी अगर हमने हॉट बाथ लिया है या हम स्टीम लेते हैं तो उससे भी वेट, हमारी चर्बी पिघल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी हम एक फिजूल से कॉन्सेप्ट्स हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कर सकता है और स्वेटिंग हो सकती है, आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत अगर आप इस चीज़ में कुछ सवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप इसकी तरफ आगे बढ़ गए हैं तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम ये सारी बातें जितना मैं चाह रही थी कि आप लोगों को इसका एक प्रीवियस नॉलेज, एक बैकग्राउंड पता हो ओबेसिटी का, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो कर लिया होगा आपने। अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं अपने ईटिंग प्लान्स को, अपने ईटिंग बिहेवियर्स को, कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या हम कौन सी डाइट या किस तरह की डाइट हम लें तो हम बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। सॉरी, बहुत जल्दी का वर्ड मैंने खुद भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वेट लॉस की जो स्ट्रैटेजी है, जब आप वेट लॉस की स्ट्रैटेजी को अवेल करते हैं, या आपने सबसे पहले 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। एक, स्मॉल चेंजेस, वेरी स्मॉल चेंजेस। सेकंड, हमारे माइनर लॉस। और थर्ड जो है वो है रीज़नेबल गोल्स। क्योंकि स्मॉल चेंजेस की अगर हम बात करें तो हमने चेंजेस इस तरह की करनी है कि अगर आप कुछ इस तरह की डाइट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी डेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें आप फैट कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, उसको हमने फाइबर को से या लो कैलोरिक फूड से अल्टर करना है। इस तरह की हम स्मॉल चेंजेस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्मॉल माइनर लॉस, मतलब कि हम कुछ भी चीज़ प्रॉपरली तरह से हम उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट या पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड नहीं करेंगे।
ठीक है। हम बहुत माइनर से इसमें लॉस, अगर हम फ़ैट को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम कौन से फ़ैट को रिड्यूस करेंगे, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम कर रहे हैं तो हम कितनी अमाउंट तक कम कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स वैसे वेट लॉस के लिए वैसे बहुत अच्छा है। वैसे भी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको मोस्टली प्रोटीन डाइट दी जाती है, वो फिर भी कुछ हद तक जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कैलोरी रिस्ट्रिक्ट डाइट्स और सर्टेन अदर टाइप ऑफ डाइट्स, इस तरह की डाइट्स से। ठीक है। अब अगर मैं रीज़नेबल गोल की बात करूँ तो रीज़नेबल गोल का मतलब ये है कि आप जब वेट लॉस करने लगते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हम 15 kg या हम 10-15 kg या हम 16 kg एक मंथ में हम रिड्यूस कर लें। तो ये क्या होता है कि ये अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इतना एक मंथ के अंदर वेट लॉस नहीं होता। जितना वेट आप एक मंथ में रिड्यूस कर सकते हैं वो अप टू 4 kg टू 5 kg, इससे ज़्यादा अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी से इतना वेट रिड्यूस हो रहा है तो वो आपकी जो है फैट रिड्यूस नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह की डाइट ले रहे हैं या आप मेडिकेशन की तरफ चले गए हैं तो वो आपका फैट रिड्यूस नहीं हो रहा, वो आपके लीन टिश्यूज़ भी रिड्यूस हो जाते हैं उसमें। सो इसीलिए साइंटिफिकली प्रूफ है कि आप 4 kg से 5 kg तक लें। और अगर आप इस तरह के गोल्स लेकर अपना कैरी करेंगे कि हमने इस तरह इतने 15 से 16 kg में हमने एक मंथ में लूज़ करना है, तो उससे क्या होगा कि ये जो कि अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, आप इसको अचीव नहीं कर सकेंगे, आपके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी और आप फिर फ़ौरन से अपने ये प्लान जो आप बैलेंस डाइट को लेकर चलना चाह रहे हैं वो आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये थी हमारी 3 स्ट्रेटजीज जिसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद यू मस्ट बी रियलिस्टिक अबाउट योर एनर्जी गोल्स। आपने जो भी एनर्जी लेनी है या जो भी एनर्जी का इंटेक करेंगे तो वो आप पोर्शन साइज़ का आपको पता होगा कि अगर हम सबसे पहले उसमें हम सीरियल्स का पोर्शन लेते हैं, सीरियल्स में हम 6 to 8 या समटाइम हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन जो ओबेसिटी है 20% है, अगर उनका हम डाइट प्लान देखें तो 6 to 7 पर सर्विंग को इसकी लें। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सर्विंग जो होती है आपकी वो 1 कप होता है। अगर कप की बात करें तो एक टाइम में 1 कप अगर आप ले रहे हैं तो वो 1 सर्विंग है। अगर एक हम टीस्पून की बात करें तो वो 1 सर्विंग है। अगर हम इसमें एक स्लाइस की बात करें तो ब्रेड की बात करें तो उसमें 1 स्लाइस आपकी 1 सर्विंग आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स आप 3 to 5 सर्विंग्स कर, वेजिटेबल्स तो आप जितना इंटेक करें, क्योंकि जितनी इसकी सर्विंग्स होती हैं, हम अगर ज़्यादा भी इंटेक करें तो हम फिर भी उसके उनके उस गोल्स तक अच्छे नहीं पहुंच सकते। तो आप जितना भी हो सकता है फाइबर कंटेंट लें अपनी डाइट के अंदर, ज़्यादा फाइबरस फूड लें। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रूट्स का पोर्शन आता है। फ्रूट्स की 2 to 3 सर्विंग्स आप लें। उसके बाद मीट का पोर्शन आता है, प्रोटीन का पोर्शन होता है 2 से 3 1 ऑन्स आप लें। वो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इनमें सर्विंग साइज़ को मेंटेन करेंगे कि जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से, या जितना आपने माइनस करना होगा उस हिसाब से आपने अपना कैलोरी कंटेंट के हिसाब से अपने अपना पोर्शन साइज़ मेंटेन करना है। फिर मिल्क का पोर्शन आ जाता है इस तरह, तो वो आपने 1 कप आपके 2 कप मिल्क पोर्शन से ले सकते हैं। अब अगर हम कैलोरिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपने सबसे पहले अपना, जब भी आप जा रहे हैं वेट लॉस की तरफ, तो सबसे पहले अपना BMI कैलकुलेट करें। BMI कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये भी अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग पैसे देकर BMI अपना कैलकुलेट करवाते हैं। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए आपने मोबाइल में एक ऐप करें, वहाँ से अपना BMI कैलकुलेट करें। मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देती हूँ वो ऐप। ये हमारा एक BMI कैलकुलेटर है। ठीक है, इस ऐप से आपने यहाँ से ये BMI है, ये देख लें। यहाँ पर आपकी एज, वेट और हाइट। अब फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर आपकी 20 एज है, 79, और ये देखें, ये आपका यहाँ पर BMI आ जाता है और यहाँ पर ये आपको बता देता है कि आप BMI है और इधर आप ओवरवेट हैं, रिस्क पे हैं। ये देखें, ये बहुत एक सिंपल सा वे है आपको BMI कैलकुलेट करने का। ये इसने नीचे आपको बता दिया कि आप इतना ओवरवेट हैं या आपके, फिर आप उसके हिसाब से आपने अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट देखनी है, क्योंकि अगर आप किसी डाइटिशियन के पास नहीं जा रहे तो आप खुद से भी इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। अब कैलोरिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर
ये आप यहाँ पर अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट बताएंगे और नीचे आपको ये अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट बता देगा कि आपने इस हिसाब से अपना वेट लॉस करना है। अब अगर आप 26 पे ओबीस हैं, या सॉरी उसको हम ओबीस नहीं कहेंगे, उसको हम ओवरवेट कहेंगे। अगर आप 26 पर हैं तो वो आप बहुत नॉर्मल सा बहुत कम पोर्शन साइज रिस्ट्रिक्ट करें, ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी को रिक्वायर है। जर्नल जो अगर हम देखें कैलोरी रिक्वायरमेंट जर्नल देखें तो फीमेल्स के लिए वो 1000 से 1200 एक जर्नल उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम मेल का देखें तो मेल का 16, 18, 1500 तक इनकी मिनिमम, इसके अकॉर्डिंग ही उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लेना है, क्योंकि आप अपनी डेफिशिएंसी आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह का प्लान फॉलो करें जिससे आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल सी बात है कि अगर आप वेट लॉस का करते हैं तो 1200 में आप सारे न्यूट्रिएंट ले लें कि जिसमें आपको क्या कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो फिर इस हिसाब से अच्छा चलें। अब हम बात कर रहे थे कैलोरी रिक्वायरमेंट की। अगर आप 27 से 30 तक के पैरामीटर पे हैं, BMI पे हैं, तो आप अपनी 300 से 500 जितनी भी आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट निकल रही है उसके हिसाब से अपनी 300 से 500 उसमें से आप कट कर दें। अगर आप 40s पे जा रहे हैं तो 40s में आप 500 से 1000 कैलोरीज भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर बहुत ज़्यादा वेट है, आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, 3-3000 तक 4000 तक भी कैलोरी रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो अब हम इतनी तो नहीं दे सकते, तो फिर हमने इससे कम करके आप 1000 भी हम इस पे दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कैलोरी रिक्वायरमेंट की हो गई हमारी बात, लो एनर्जी डेंसिटी फूड्स। अब आपने जो इसमें सर्विंग साइज़ की सिलेक्शन करनी है या आपने फूड की सिलेक्शन करनी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम बात क्या है कि आपने एक इस तरह की फूड लेनी है जिसकी जो है कैलोरीज कम है लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप चपाती ले रहे हैं या चपाती के साथ आप सालन ले रहे हैं, आप ले सकते हैं चपाती, में ये नहीं कह रही, लेकिन आपने अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी सर्विंग साइज में ये आ रही है तो आप लें। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की, तो आप अगर बीन्स का सैलड कर लें, उसमें आप बीन्स कर लें, उसमें आप बहुत ज़्यादा सलाद कर लें और नट्स भी कर लें। नट्स वैसे हाई कैलोरी कंटेंट होते हैं, उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं इसकी। कुछ इस तरह के नट्स कर लें जिसकी कैलोरीज कम हो, ताकि आपको डेफिशिएंसीज ना हो या आपको वीकनेसेस ना हो। तो इस हिसाब से तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कैरेट का लिया है, 50 ग्राम आपने कैरेट्स लिए हैं, तो वो आपको दे रहा है 31 के अकॉर्डिंग कैलोरीज दे रहा है। सॉरी 50 का आपने कर लिया, 50 kg, हाँ आपको 31 कैलोरीज दे रहा है। लेकिन अगर आपने 50 kg की पोटैटो स्टिक्स ले लिए, पोटैटो स्टिक्स अगर आपने लिए हैं जो फ्राइड होते हैं जिसमें ऑयल यूज़ हुआ होता है, अगर आपने वो लिए हैं तो वो आपको 160 के अकॉर्डिंग कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ से देखें साइज़ में, वॉल्यूम में हमारा जो वेजिटेबल पोर्शन था वो ज़्यादा था, लेकिन कैलोरीज में कौन सा, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एनर्जी डेंस फूड कौन सी होती हैं और जो दूसरी फूड्स हैं फाइब्रस फूड्स हैं वो कौन सी होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डाइट प्लान सेट करना है। तो अब अगर हम बात करें, आपने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट आप ज़रूर करें। ब्रेकफास्ट में आप एग भी ले सकते हैं। एग की कोई अभी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है, एग में कोई इस तरह के फैट्स नहीं हैं जो आपको ओबेसिटी से लिंक कर रहे हैं, आपको ओबेसिटी काज कर रहे हैं। आप होल एग ले सकते हैं। आप पोरिज लें नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में आप पोरिज लें। उसके अलावा आप कोई भी फ्रूट्स लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप स्टीम्ड वेजिटेबल भी ले सकते हैं नाश्ते में तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा स्नैक, फ्रीक्वेंट मील्स लें, आप थोड़े मील लें लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहें। फिर अगर आप दोपहर का देखें या कोई भी मील अगर आप लेने लगे हैं दोपहर का या रात का, तो आप कोशिश करें कि उससे पहले अगर आप सूप्स बना सकते हैं, सूप्स या वाटर, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं आपको सटाइटी फीलिंग देते हैं, आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, तो आपको आप में और ज़्यादा खाने की अर्ज नहीं रहती। तो फिर इस तरह अगर हम बात करें कि अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा शुरू में स्टार्ट में आप पानी लें, पानी को पिए बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आप सलाद खाएं। आपकी जितनी भूख है आप कोशिश करें ज़्यादा सलाद खाएं। उसके बाद जो आपकी थोड़ी सी भूख रह जाती है उसमें आप अपना पोर्शन साइज़ रोटी के और सालन के हिसाब से या जो भी आपने लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ग्रीन टीज़ आप लें, ग्रीन टीज़ बहुत अच्छी हैं आपकी बॉडी में। कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं तो वो
डिफरेंट टाइप्स की ले सकते हैं। मतलब ग्रीन टी से कोई एक्नी प्रॉब्लम्स हो जाती है कुछ लोगों को, या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आप चाय भी ले सकते हैं। कोई ऐसा मसला, मैंने आपको कहा हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम हम लोगों की सोसाइटी का क्या है। अगर हमें कोई इस तरह की डाइट बता रहा है कि आपने ये नहीं खाना, या आप इस तरह की लाइक कीटोजेनिक डाइट, तो हमें लगेगा कि ये ज़बरदस्त डाइटिशियन है, यू शी हैव नॉलेज कि ये हमें इस तरह की डाइट्स बता रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई इस तरह का, कोई भी अच्छा डाइटिशियन कभी भी आपकी किसी भी न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कोई भी, ठीक है। इसलिए आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं बॉडी के अंदर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फैट्स लेते हैं तो फैट्स में आप कोशिश करें कि अच्छे फैट्स का एडिशन करें। उसमें आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, उसमें आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स लें, लेकिन आप सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम, माइनर, या बिल्कुल आप अगर इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो यू कैन डू इन ओबेसिटी। और उसमें क्या है कि आप पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड में आपके नट्स आ जाते हैं, पीनट बटर आ जाता है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप घी की बात करें, ऑयल की बात करें, तो ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनकी जगह आप ऑलिव ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा जो हैं वो वेजिटेबल्स आप रॉ फॉर्म में ज़्यादा लें एज़ कम्पेयर टू जो आप दूसरी बना के लेते हैं या उसको पूरी तरह से पका लेते हैं। तो फिर उसमें कुछ एसेंशियल जो वाइटामिन हैं, कुछ हीट सेंसिटिव होते हैं, कुछ वो कटिंग सेंसिटिव होते हैं, और जब सारी चीज़ प्रोसीजर से आप अपनी फूड को गुजारते हैं तो एंड पे आपके पास जो खाना बन के आता है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी सब्ज़ी ली है या कोई भी फल लिया, फल लिया, सब्ज़ी ली, और आपने उसको काटा, धोया पहले, कुछ वाटर सेंसिटिव भी हो सकते हैं कि वो धोने से भी वो ज़ाया हो जाते हैं। फिर आपने उसको धोया, उसके बाद उसको काटा, उसके बाद उसको पकाया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो है तकरीबन वाइटामिन थे या मिनरल्स थे वो आपके उसमें से रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं फूड में से, ठीक है। अब मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पानी का जो है ना 3 लीटर तक, या 2 से 2.5 से 3 लीटर तक आप पानी जितना पी सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत आप कैलोरी कम कर रहे होते हैं और ओबेसिटी के डाइट प्लान में, तो वो फिर इस तरह कॉन्स्टिपेशन होने के या इस तरह के चांसेस होते हैं। तो इससे इसका ये बेनिफिट है कि आप अगर बहुत वाटर की कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो आप जो हैं वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं होंगे, डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी का बता दूं। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। जब भी आपने जितना आपने खाया, अगर उससे ज़्यादा आपने बर्न कर लिया है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने फैट स्टोर्स हैं वो एज अ फ्यूल की फॉर्म में बॉडी के अंदर आएंगे। वो उनकी ऑर्गेनेलीज के अराउंड जो आपके फैट्स हैं वो वहाँ से रिलीज़ होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप किसी भी हैवी एक्सरसाइज में कर रहे होते हैं तो वो फ्यूल्स की फॉर्म में वो वहाँ से रिलीज़ होता है, तो वहाँ से आपका फ़ैट कम होता है। ऐसा ऐसा करके आप अगर बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहना शुरू कर देते हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप ईजी सबसे है, अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो आप रनिंग करें, ताकि आपकी जितनी भी फैट की स्टोरेज है वो उससे जल्दी कम हो। दूसरा ये आप कहते हैं कि जी अगर हम फिज़िकली एक्टिव हैं तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करके आने के बाद बहुत ज़्यादा खाना खा लें तो हमें भूख लगती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइज करके आए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी डाइजेशन को सप्रेस कर देता है। उस वक्त आपको भूख नहीं लग रही होती। अगर आप उस टाइम में आकर कोई हैवी मील ले लेते हैं तो वो आपको उसका स्टमक अपसेट कर सकती है, आपको स्टमक इश्यूज़ कर सकती है। तो इसलिए आप 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद अपना मील लें जब भी आप कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। वैसे प्रेफर करें कि जो फीमेल्स हैं वो मीडियम इंटेंसिटी की, मतलब मॉडरेट इंटेंसिटी, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, रनिंग कर लें, आप इस तरह की एक्सरसाइज करें जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा। स्टार्ट में अगर आपको एक्सरसाइज से, कुछ ऐसे हैं जिनको एक्सरसाइज से प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी में पेन स्टार्ट होते हैं, तो जब आप डाइट प्लान फॉलो करेंगे उसके बाद आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पहले वर्क नहीं कर रही, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो आपकी बॉडी में पेन्स भी स्टार्ट होंगे। आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी इस चीज़ के को अडॉप्ट कर लेगी या समझ लेगी कि ये मेरे बॉडी ने इस तरह वर्क करना है,
तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ को बेयर करना स्टार्ट कर देगी। फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट 10 सॉरी 5 तो खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो सो कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता तो 5 मिनट से एटलीस्ट ज़रूर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को स्टार्ट करें। फिर वो लेटर ऑन उसको आगे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जाए 20 मिनट से 30 मिनट्स, फिर 1 आवर के लिए भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, आपके बॉडी में जो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक्स हैं वो आपके डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं। आप पानी का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है बॉडी की, तो और फैट्स को रिलीज़ कर रहा होता है। तो सबसे अहम फैक्टर जो है डाइट के साथ साथ वो फिज़िकल एक्टिविटी का भी है, जिसको आपने मेंटेन करना है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई, फिज़िकल एक्टिविटी भी हमें मेंटेन कर लिया। तो होप गाइस आप लोगों को आज को का सेशन समझ आ गया होगा, और थैंक यू सो मच। मैं नोविस हेल्थ केयर सोसाइटी का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का, यहाँ पर अपना सेशन कंडक्ट करने का, अपनी ओबेसिटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फो शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को इस तरह का कोई इशू है या कोई बात आप ओबेसिटी से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन कम ऑन माय पेज न्यूट्री गाइड हेल्थ स्टेशन के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे। तो आप वहाँ पर मुझसे डाइट प्लान का भी पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।